सभी को नमस्कार और प्रणिपात। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जो मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं मैं उनको प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवा के आपके सामने किसी वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। वास्तव में जिसको ज़रूरत है उस व्यक्ति तक ये पहुँच जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि अन्य जो अपडेट्स हैं भविष्य में भी आपको मिलती रहें। 8वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, कम से कम मैं इतना दावा ज़रूर कर सकता हूं कि 8वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यदि आप DSSB के TGT सोशल साइंस या PGT हिस्ट्री या सामाजिक विज्ञान या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल है, तो इसे एक कक्षा में ही 8वीं क्लास को कवर कर लेंगे हम। ज़्यादा बड़ाई या प्रशंसा मैं अपनी वीडियो की नहीं करना चाहूँगा। वास्तव में आप आगे देखेंगे कि कैसा कैसा कंटेंट मैंने इसमें लिखा है। वो उस समय की मेरी मेहनत है, जब एग्ज़ाम मैंने पास किया था, वो आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना आप और दूसरे व्यक्तियों तक भी इसको पहुँचाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के जो नक्शे तैयार करने का काम है वो जेम्स रेनल नाम के आदमी को सौंपा था। तो दो आदमियों का नाम आपको यहाँ याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव, वास्तव में भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ इसी व्यक्ति का है, रॉबर्ट क्लाइव। नक्शे तैयार करने का काम जेम्स रेनल को सौंपा तो फिर अंग्रेज उस समय चित्रकारों से कुछ चित्र भी बनवाते थे। तो एनसीईआरटी में चित्र दिखाया गया है कि इस प्रकार से दिखाते थे अंग्रेज कि वो भारतीयों पर कोई उपकार कर रहे हैं और ऐसा मानते थे कि भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है और पश्चिमी सभ्यता या उनकी सभ्यता जो है वो काफ़ी ऊंचे दर्जे की है, और हम ये चाह रहे हैं कि ब्रिटिश सत्ता को संभालें और आगे तक ले जाएं। ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। जो भारतीय संस्कृति थी उसको वो निचले दर्जे का समझते थे। तो इन चित्रों में भी और नक्शे जब तैयार करवाते तो वो इस भाव से अब इसको ग्रहण करते कि भारतीय लोगों पर कोई उपकार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सभ्यता के वो रक्षक बन गए, अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते थे। वास्तव में ये उनकी गलतफहमी मान सकते हैं आप, क्योंकि भारतीय संस्कृति भी उस समय काफ़ी ऊंचे दर्जे की मानी जाती थी और दुनिया भर का सोना चांदी यहीं आके ज़मीन दोज हो जाता था। तो इनको उस बात की समझ थी, लेकिन जो चीज़ें लिखवाते थे, तैयार करवाते थे, वो हमें ऐसा दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं, वो इस तरह की भावना से कार्य किया करते थे। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया और तीसरा बेटा था उसका राजकुमार आर्थर। ये याद रखेंगे आप, राजकुमार आर्थर। उसको ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि जो है वो दी गई थी। और जब 1922 में लिप्टन चाय का एडवर्टाइजमेंट हुआ, विज्ञापन हुआ, तो उसमें उसका फ़ोटो दिखाया गया था। यहाँ इसको दिखाने का तात्पर्य ये था कि उस समय शाही लोग या शाही महल के लोग भी चाय का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो लोगों को प्रभावित करने का उनका यहाँ मकसद था। तो लिप्टन चाय के इस विज्ञापन में उसको दिखाया गया था ताकि भारतीय भी और जो और दूसरी जगह अंग्रेज चाय भेज रहे हैं वे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो फ्री सैंपल के रूप में भारतीयों को चाय पिलाया करते थे। फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ गई और आज देख सकते हैं आप नतीजा। तो राजकुमार आर्थर आपको याद रखना है, और ब्रिटेन की रानी महारानी विक्टोरिया, ये आप याद रख सकते हैं कि 1922 के आसपास इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। याद रखेंगे आप, आपसे वन लाइनर में भी पूछ सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो वारेन हेस्टिंग्स याद रखेंगे आप। उसके बाद कुछ क्रम बताए गए हैं कि कैसे कैसे जो अंग्रेज गवर्नर बने हैं उनका कुछ क्रम दिया गया है, वो मैंने वहीं से लिया है। तो सबसे पहले इसमें वारेन हेस्टिंग्स का नाम है, वेलेस्ली का नाम है, जिसकी सहायक संधि बहुत प्रसिद्ध हुई थी और अंग्रेजी राज की सत्ता स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस आदमी का भी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब जानते सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो इसी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, लैब्स की नीति या हड़प की नीति,
और भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, आपको याद भी होगा। लिटन जो कि काफ़ी कुख्यात रहे थे भारतीय इतिहास में, सिविल सेवा की उम्र घटाई थी इन्होंने और उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। और रिपन को भारतीय इतिहास में सज्जन रिपन की संज्ञा दी जाती है। इल्बर्ट बिल वगैरह का के समय में इसका काफ़ी योगदान था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किया था। ऑर्डिंग के समय आप जानते हैं कि भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनका एक क्रम आप याद रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में इस क्रम के बारे में आपको पूछ लिया जाए, 4-5 के नाम दे देगा और आपसे कहे कि इनको क्रमबद्ध कीजिए या क्रम से लगाइए। अगला है कि 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था जेम्स मिल। ये दार्शनिक भी रहे हैं और राजनीतिक चिंतक भी रहे हैं। इसको ये जिम्मा सौंपा गया था कि ये भारत का इतिहास लिखे। तो इसने क्या किया, जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी और भारत का इतिहास जो है इसने 3 भागों में बांट दिया। काफ़ी आलोचना भी हुई थी उस समय इसकी। ये 3 पार्ट इसने बनाए थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके, क्योंकि इसकी ऐसी सोच थी कि पहले इन्हीं के अधीन भारत देश था, हिंदू या मुस्लिम राजाओं के अधीन, और फिर ब्रिटिश आ गए। तो इसने इस प्रकार से विभाजन किया जिस प्रकार से भारत की राजनीति की जो दिशा थी या कालक्रम था इस तरह से इसने बांट दिया। काफ़ी आलोचना इसलिए हुई कि आगे चलकर इतिहासकारों ने फिर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इसको बांटा। लेकिन ये अंग्रेजी जो संस्कृति थी उसमें रंगा हुआ आदमी था और उस संस्कृति को काफ़ी ऊंचे लेवल की मानता था। इसने इस अपनी किताब में भी यही दिखाया कि ब्रिटिश संस्कृति और सत्ता जो है वो श्रेष्ठ है। स्कॉटलैंड का एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड किंगडम बनता है वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इन सब से मिला के बनाया जाता है यूके। तो ये तीनों देश साथ साथ लगे हुए हैं। वहाँ का एक अर्थशास्त्री इन्होंने लिया और उसको जिम्मा सौंपा कि भारत का इतिहास क्रमबद्ध किया जाए। तो इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब लिख दी। चलिए अगला पॉइंट है कि 19वीं सदी के मध्य तक जो छपाई की तकनीक थी वो काफ़ी फैलने लगी थी। बंगाल में भी जो छापाखाने थे वे छपाई के काम के लिए प्रयोग किए जाने लगे थे और वहाँ ईसाई मिशनरी जो थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ, जैसे उन्होंने बाइबिल का बंगाली अनुवाद भी किया था। कैरी वार्ड और मार्समैन ने वहाँ श्रीरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की थी और बाइबिल का भी बंगाली संस्करण वहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो इतना याद रखेंगे आप कि छपाई की टेक्निक जो है वो 19वीं सदी के मध्य तक फैलने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था और इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था, 11 मार्च 1891 में, और 20 के दशक में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रख दिया गया था। 1891 में जब ये बनाया गया था तो इसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड और 1920 के दशक में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रख दिया गया। उसके बाद राजधानी जब 1911-12 में दिल्ली बनी तो इसको भी दिल्ली ले आया गया और जो अभी जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में स्थापित किया गया है, ये देखिए वर्तमान भवन में जिसमें है ये 1926 में लेके आया। तो 2-3 बात याद रखेंगे कि 11 मार्च 1891 जो शुरुआत की गई थी इसकी वो कलकत्ता में की गई थी और पहले इसका नाम जब स्थापना हुई तो इंपीरियल रिकॉर्ड था। 1920 के दशक में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रख दिया गया। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि नक्शे या चित्र या जो माप तोल के जो अभिलेख तैयार किए गए हैं उनको वो बड़े संभाल कर रखते थे ताकि भारत के भूगोल, संस्कृति आदि के बारे में उनको पता रहे और राजकाज चलाने में भी आसानी रहे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि
जब नई दिल्ली का निर्माण किया गया 1911-12 में, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्थापना 1891 में हुई थी, इंपीरियल रिकॉर्ड इसको पहले बोलते थे, और साथ में राष्ट्रीय संग्रहालय भी, ये दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक दिल्ली ले आए गए। वायसराय के निवास के नज़दीक स्थापित करने का जो मकसद था इनका कि कागजात इतनी दूर रहें कि उन तक पहुंच भी सुनिश्चित होती रहे। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना ये 15 अगस्त 1949 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के बारे में लिखा हुआ है। दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। राष्ट्रीय अभिलेखागार पहले कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड के नाम से 1891 में, और राष्ट्रीय संग्रहालय की आपसे तारीख पूछे तो 15 अगस्त 1949 याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भी ये यहीं स्थापित कर। आगे देखते हैं 1946 में। आगे कहता है कि 1946 में भारत में शाही नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत हो गई थी। ये 18 फरवरी की बात है, 18 फरवरी 1946। कारण क्या था? अंग्रेज़ भारतीय जो सैनिक हैं या नौसैनिक हैं उनको निम्न दर्जे का समझते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार की तब तक हद हो चुकी थी। तो उस समय के जो नौसैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी, और सरकार ने जब इनकी धरपकड़ शुरू की, ब्रिटिश सरकार ने, तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने इसको ख़त्म कराने में जो बगावत थी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था अपना। और सरकार ने फिर क्या किया, इसमें 476 जो नाविक थे उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी, जब देश आज़ाद हो गया उस समय भी ना पाकिस्तान की जो नौसेना थी और ना भारत की जो नौसेना थी, किसी भी नौसेना ने इनको स्वीकार नहीं किया, बर्खास्त हो गए थे। और एक और नाम याद रखेंगे आप, BC दत्त का। BC दत्त ने क्या किया, जो HMIS तलवार नाम का जो जहाज़ था उस पे अंग्रेज़ों को ये लिख दिया था कि यहाँ से छोड़ के चले जाइए आप, तो उनको फिर गिरफ़्तार वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फिर इसका कुछ लिंक जो सुभाष चंद्र बोस की INA है वहाँ से भी कनेक्शन इसका जोड़ना शुरू कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, 10वें पे आते हैं। 1946 में पुलिस हड़ताल, जिसमें दिल्ली के 2000 सिपाहियों ने घटिया भोजन के लिए और कम वेतन के खिलाफ एक और बगावत की। 1946 याद रखेंगे आप, पुलिस की हड़ताल हुई थी दिल्ली में, 2000 सिपाही इसमें शामिल थे, और कारण भी याद रखेंगे कि घटिया भोजन और कम वेतन। वास्तव में जो ब्रिटिश अफसर होता था कि उसको भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा पैसा दिया जाता था, और उनकी जो बातचीत का लहजा होता था वो भी इस तरह से होता था कि भारतीय जो हैं वो उनसे निचली श्रेणी के नागरिक हैं, वो वास्तव में बोला जाए तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, कुछ ऐसा मामला था। आगे क्या हुआ, जब क्रांति हुई तो उसमें एक चित्र दे रखा था कि कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी कर लिया। 1857 की जब क्रांति हुई और जब अंग्रेज इसमें जीत गए तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर जो कि क्रांति के मुख्य नेता थे उनको बंदी बना लिया, उनके बेटे भी पकड़ लिए गए और उनके बेटों की बहादुर शाह जफर के सामने ही हत्या कर दी गई, और इनको फिर रंगून भेज दिया गया और 1862 में जीनत महल के साथ वहाँ भेज दिया गया था। 1862 में इनका वहाँ देहांत हो जाता है। एक और बात भी याद रख सकते हैं जिसके आजकल युवा पीढ़ी काफ़ी फ़ैन है, मिर्ज़ा गालिब। इनके राज दरबार में आश्रय ले रखा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ी, क्रांति के समय भी वे यहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है, भारत के जहाज़, इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर जब तक हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगाली यहाँ आ चुके थे। 1498 में आपको पता है वास्को डी गामा कालीकट की बंदरगाह पर आ चुका था। इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में स्थापना हुई थी। उसके बाद उन्होंने प्रयास शुरू किए और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है और वहाँ से चक्कर लगा के वो गुड होप का, जब तक वे हिंद महासागर पार करके भारत आते तो पुर्तगालियों के पैर यहाँ सुदृढ़ हो चुके थे। वे व्यापार के मामले में भी
नौसेना के मामले में भी शुरुआत में अंग्रेज़ों से काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि यहाँ से जो वस्तुएं ले जाई जाती थी, यूरोपीय व्यापारी कह लो या अंग्रेज़ कह लो, डच, पुर्तगाली, जो भी यहाँ से व्यापार के उद्देश्य से आए थे, वे यहाँ से सूती कपड़ा, रेशम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ये मान के चलिए कि उस समय यूरोप के देशों में इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लोग मनमानी या मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि रेशम और सूती कपड़े यहाँ अव्वल दर्जे के थे। और जो साउथ का इलाका हमारा, वो लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी के लिए मशहूर था। तो यहाँ से जब सामान ले जाते वो महंगे दामों पर बिकता। जब वास्को डी गामा शुरुआत में यहाँ से सामान लाद के वापस गया था, तो जो सामान उसने वहाँ यूरोपीय बाज़ार में बेचा, उसकी कीमत यहाँ से 60 गुना ज़्यादा थी। ये मान के चलिए 60 गुना मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय ये खबर फिर सारे यूरोप में फैल गई और यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ अपने आना जाना वो व्यापार के लिए शुरुआत कर दी उसकी। आगे कहता है कि इंग्लिश जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो हुगली नदी के किनारे पर स्थापित हुई थी। हुगली नदी पर ये थी बंगाल के इलाके में, ये भी याद रखेंगे आप। बंगाल के इलाके में पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। लेकिन आपसे अगर और भी डिटेल में पूछ ले तो सबसे पहले सूरत में स्थायी कारखाना बनाया था अंग्रेज़ों ने। और अस्थायी कारखाना अगर पूछे तो मसूलीपट्टनम, ये एक स्थान है, पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था। यहाँ अंग्रेज़ों ने 1611 और 1613 में इस इलाके को अपने यहाँ लेने के लिए कि हम अपना शुरुआत जो है वो अंग्रेज़ों ने यहीं की थी। लेकिन बंगाल का अगर आपसे पूछे तो आप हुगली नदी के किनारे बताएंगे और ये फैक्ट्री 1651 की बात है। सबसे पहले स्थायी कारखाना पूछे तो अंग्रेज़ों का सूरत में था 1613 में, और मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना उससे पहले लगा लिया था, ये मसूलीपट्टनम में था। अनुमति मिलने के बाद 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना पहला, अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, और बंगाल में पूछे तो हुगली नदी के किनारे 1651 में। आपको पता भी होगा कि विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जो थे वो सबसे पहले यहाँ आए थे और जहांगीर के दरबार में उपस्थिति दिखाई थी उन लोगों ने। आगे चलते, व्यापारी लोग जो थे उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता, और यहीं से फिर फैक्ट्री वर्ड आया है। जिस स्थान पर वो प्रोडक्शन वगैरह करते थे उसको फैक्ट्री, और जो व्यापारी लोग थे उनको फैक्टर कहा जाता था। चलिए आगे चलते। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी की ओर किला बनाना शुरू कर दिया, और 2 साल बाद मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली। ये 3 गांव आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर थे। यहाँ इस इलाके को इन्होंने पहले घेरना शुरू किया। ये सब बंगाल की बातें हो रही हैं, क्योंकि वहीं से उनकी जो व्यापार और पैर जमाने की भारत में आधिपत्य करने की शुरुआत हुई थी वो वहीं पे हुई थी। कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती, ये 3 गांवों की ज़मींदारी खरीद ली अफसरों को रिश्वत देकर, और इसके बाद धीरे धीरे पैर जमाते चले गए। 1696 तक उन्होंने इस जो आबादी उन्होंने अपने कंट्रोल में ली थी उसको किलेबद्ध करना शुरू कर दिया। आगे है कि जो बंगाल के नवाबों के नाम दिए गए हैं, पहले मुर्शिद कुली खान आया था, उसके बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला जिसको सिराज भी बोलते हैं, उसके हाथ बंगाल की कमान आई। और यहीं पर फिर 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई वो अंग्रेज़ वैसे सिराजुद्दौला, ये जो बंगाल का नवाब था, यहाँ फिर प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेज़ यहाँ जीते और भारत में अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी थी। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर यानी मालिकों की लंदन स्थित लेडनहोल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। अंग्रेज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लोग थे वो लेडनहोल स्ट्रीट में लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस में अपनी बैठक करते थे।
इसको महान्यायालय कक्ष भी बोलते हैं। विचार विमर्श वगैरह किया जाता था कंपनी के बारे में, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जब प्लासी की लड़ाई के बाद जो इंग्लैंड के मुख्य विदेश मंत्री थे विलियम पिट, उसको 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी लिखी है। विलियम पिट याद रखेंगे इंग्लैंड का विदेश मंत्री था, और उसकी भी रुचि यहाँ के जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कारनामे थे उनमें उसका भी इंटरेस्ट शुरू हो चुका था, या कहें उसकी भी रुचि थी। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एक लेटर लिखा जब वो प्लासी की लड़ाई जीत चुका था विलियम पिट को, और उसने उसमें लिखा कि 20 लाख स्टर्लिंग, ये मुद्रा का नाम है, सालाना, हर साल 20 लाख स्टर्लिंग और 3 प्रांतों का कब्जा, ये वास्तव में यहाँ कब्जा करने के लिए या रहने के लिए पर्याप्त चीज़ थी। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव उसको कहना चाहता था। चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं यहाँ की धन दौलत से क्यों ना आकर्षित हूँ, आप सोच के देखिए कि 20 लाख स्टर्लिंग सालाना मिल रहे हैं और 3 प्रांतों का कब्जा मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में क्यों ना प्रयासरत रहूँ। और रॉबर्ट क्लाइव ने किया भी। आगे देखते हैं। आगे है बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी। आप जानते भी हैं कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत चुके थे, सिराजुद्दौला के बाद उन्होंने सत्ता सौंपी मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र के बाद उसने सत्ता सौंपी मीर कासिम को। तो 2-3 आदमी फिर दोबारा मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया था। उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज फिर से जीत गए। उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर जाफ़र फिर से मीर कासिम आमने सामने थे। अंग्रेज जीते और उसके बाद उन्होंने कासिम को हटा दिया और दोबारा फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। सिराज को हटाने में या सिराज को युद्ध हरवाने में मीर जाफ़र का सबसे बड़ा हाथ था। ये उसका एक मुख्य सेनापति था जो युद्ध के समय प्लासी की लड़ाई से नदारद रहा। यहाँ सिराज हारा 1757 में। उसके बाद उन्होंने जाफ़र को नवाब बनाया। जाफ़र को फिर से हटाकर कासिम को बनाया, मीर कासिम, जो कि जाफ़र का दामाद था, और कासिम को फिर से हटाकर दोबारा जाफ़र को गद्दी सौंप दी। बदले में मीर जाफ़र को नवाब बना के 5 लाख हर महीने उसे देने के लिए तैयार कर लिया, और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। जाफ़र को कठपुतली की तरह रखा, और जब उसने कुछ विरोध करना शुरू किया तो कासिम को बना दिया। कासिम ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। इससे अंग्रेज और ज़्यादा भड़क गए। फिर उन्होंने उसको हटाकर वापस से मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया था। आगे चलते हैं। अब क्या था, अंग्रेज ये सब परिवर्तन कर चुके थे, तो मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही फिर बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। वास्तव में यहाँ अंग्रेज 2-3 कामों से उलझ रहे थे कि पहले सिराज से उलझना पड़ा, और उस समय उनका साथ दे रहा था मीर जाफ़र जब कठपुतली की तरह यूज रहा तब तक उसको रखा और फिर उसको हटा दिया गया। फिर मीर कासिम को बनाया। फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई, कासिम को भी हटाकर दोबारा जाफ़र को बनाया। लेकिन इन सब से अंग्रेज भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, बंगाल में मोहम्मद रजा खान को बनाया, और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त कर दिया। आगे जब हेस्टिंग्स आया तो उसने इन दोनों को फिर से हटा दिया। चलिए आगे चलते। 1743 में क्लाइव मद्रास आया तो 18 वर्ष का था उसकी एज, और 1767 में 2 बार जब गवर्नर बन चुका था वो, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड गया तो उसकी दौलत 4 लाख पाउंड के आसपास थी। और ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसा था। इसलिए 1772 में ब्रिटेन की जो संसद है, भ्रष्टाचार का वहाँ केस चलाया गया उस पर, और वहाँ उसको सफाई देनी पड़ी। एट लास्ट उसने सुसाइड कर लिया। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा था, और उस समय ब्रिटिश सरकार का इतना कंट्रोल भी नहीं था, तो उसने खूब पैसा बनाया। और जब वापस गया 2 कार्यकाल के बाद, ये याद रखेंगे आप, 2 बार गवर्नर बनने के बाद जब वो वापस गया तो 4 लाख पाउंड की संपत्ति थी उसके पास,
उसके बाद उसको ब्रिटिश संसद में करप्शन के केस में सफाई देनी पड़ी और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। चलिए आगे चलते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होता था? एक अंग्रेज नुमाइंदा होता था और यहाँ उसको भारतीय राजा के जो राजमहल हैं या जो उनकी सभा है वहाँ तैनात कर दिया जाता था। सब खर्चा वगैरह राजा को ही पे करना होता था और रेजिडेंट यहाँ अपनी मनमानी करने लगे थे। राजा जब तक उनकी सुनता तब तक बात ठीक थी, अदरवाइज ये रिपोर्ट फिर रेजिडेंट अंग्रेज़ों को बता देता था और फिर से यहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो जाता था। आगे चलते हैं। 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा क्योंकि वह सहायक सेवा का पैसा अदा करने से चूक गए थे। सहायक सेना इसलिए रखी जाती थी कि भारतीयों के खर्चे पर इंग्लैंड का भी काम चल जाए। खर्चा भारतीय राजा पे कर रहा है और सेना जो सहायक सेना है वो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश जो सत्ता वाले हैं वो रख रहे थे और जैसे ही राजा उस पैसे को देने में चूक करता था उसका इलाका हथिया लिया जाता था। इसी प्रकार से 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका गंवाना पड़ा था। ये डबल फ़ायदे की बात थी अंग्रेज़ों के लिए कि एक तो सेना मिल गई, एक वहाँ राजा के वहाँ कंट्रोल मिल गया और राजा अब अधीनस्थ हो चुका था। अपने जो विदेशी या सहायक राज्यों से उसके जो संबंध थे वो रेजिडेंट के ऊपर ही निर्भर थे और यदि राजा यहाँ पर उनके साथ कुछ विवाद करता तो फिर उसका इलाका हथिया लिया जाता था। अब तक अंग्रेज सुदृढ़ स्थिति में भारत में आ चुके थे। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है कि निषेधाज्ञा क्या होती है, तो इसका मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन या निर्देश। आगे चलते। जेम्स मिल जिससे हिस्ट्री लिखवाई थी अंग्रेज़ों ने, उसने 1832 में ये लिखा भी कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती है। उसने इसमें ये लिखा कि रेजिडेंट यहाँ राज दरबार में रहते और राजा जब तक उनकी कठपुतली रहते या उनकी बात मान लेते तब तक तो ठीक था। जैसे ही राजा कुछ विरोध शुरू करता तो रेजिडेंट फिर ये रिपोर्ट अंग्रेज़ों को सौंप देता और उस इलाके में अंग्रेज अपनी सत्ता कायम कर लेते थे। वो चाहे राजनीति के द्वारा करे, कूटनीति के द्वारा करे या युद्ध लड़ना पड़े उनको। धीरे धीरे इलाके हथियाने का एक नया जो जुगाड़ था वो अंग्रेज़ों ने लगाना शुरू कर दिया था। आगे है हैदर अली 1761 से 82 तक, टीपू सुल्तान 82 से 99 तक। शुरू में जब अंग्रेज मैसूर के आसपास के इलाके में कर्नाटक में यहाँ उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और पहले युद्ध में दूसरे युद्ध में हैदर अली था, दूसरे युद्ध के बीच में हैदर अली की डेथ होगी। पहले युद्ध में हैदर अली ने उनको हराया है, दूसरे युद्ध जो कि बिना परिणाम के समाप्त हो गया मैसूर का दूसरा युद्ध, वहाँ बीच में हैदर अली की डेथ होगी और फिर वहाँ अंग्रेज़ों से संधि कर ली गई। तीसरे और चौथे में कमान टीपू सुल्तान के पास थी। तीसरे में टीपू सुल्तान हारा और उसको अपना आधा इलाका या आधा राज्य और अपने 2 बेटे अंग्रेज़ों के सामने गिरवी रखने पड़े और 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ होगी और फिर वहाँ सत्ता पुराने वोडियार वंश को सौंप दी गई और अंग्रेज़ों का इस तरह से मैसूर पे भी कब्जा हो गया। ये देखिए लड़ाई का कारण मैसूर में इसलिए था, मालाबार तट से काली मिर्च इलायची उन्होंने खरीदी थी और टीपू ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। 4 जंग जो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच हुई वो ये पहले हैदर अली के समय, जिसमें हैदर अली आधे में था, फिर उसकी डेथ होगी। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, फिर संधि होगी। 1790 से 92 का तीसरा अंगल मैसूर युद्ध, यहाँ टीपू सुल्तान हार गया, आधा राज्य और 2 बेटे गिरवी रखने पड़े और 1799 आखिरी यानी कि चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में 4 मई को 1799 और युद्ध लड़ते हुए अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। तो मुख्य जो लड़ाई थी वो इन बातों के लिए थी और यहाँ टीपू उनका विरोध कर रहा था। वास्तव में टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जो लोग थे उनकी तरफ उनका आना जाना ज़्यादा था और अंग्रेज इस बात को सहन ना कर सके। चलिए आगे चलते हैं। 1792 में मराठे निजाम व कंपनी ने मिलकर टीपू पर हमला किया, उसको संधि करनी पड़ी, 2 बेटे बंधक के रूप में। ये बात मैं बता चुका आपको।
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था और ये टीपू को अपमानजनक संधि यहाँ करनी पड़ी, 2 बेटे भी उसको गिरवी रखने पड़े और दिए। 4 मई को एट लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ होगी। आगे चलते हैं। यहाँ जो प्रतिक्रिया अंग्रेज़ों को मिलती, जैसे कोई ऐसी वस्तु मिल गई जो अनोखी थी तो उसको वो फिर इंग्लैंड भेज देते। ऐसे ही टीपू का एक खिलौना, यहाँ शेर खिलौना जिसको बोलते हैं, वो लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। खिलौना शहर नहीं, ये खिलौना शेर है। इसमें एक शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया है और नीचे एक अंग्रेज़ को उसने दबोचा हुआ है। ऐसा एक आर्टिफिशियल खिलौना था, उसको फिर वो इंग्लैंड वाले वहाँ ले गए। आगे चलते हैं। सारे मराठा जो सरदार थे आप जानते ही हैं, एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री कहलाता था, इसके अंडर में काम करते थे और ये एक कन्फेडरेसी या राज्यमंडल या गठबंधन जिसको बोलते हैं उसके सदस्य थे। एक पेशवा सर्वोच्च होता था, उसके अंडर में कुछ मराठा सरदार थे, वो एक गठबंधन के सदस्य होते थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस या फडणवीस भी जिसको बोलते हैं, 18वीं सदी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा या राजनीतिक थे। ये याद रखेंगे आप, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा सरदार थे और एक पेशवा के अंडर एक गठबंधन के सदस्य होते थे। अब अंग्रेज़ों और मराठों के बीच भी लड़ाई हुई तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1782 में सालबाई की संधि से ख़त्म हो गया। वास्तव में यहाँ जो शिवाजी के बाद के उत्तराधिकारी थे उनमें भी फिर आपसी खींचतान शुरू हुई और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 के बीच में। इसका जो परिणाम था वो ये निकला कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। दिल्ली और आगरा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया है। उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित दिल्ली आगरा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए और ये सब कारनामा हुआ 1803 से 5 जब अंग्रेज़ दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जीत चुके थे। अठारह से 19 के बीच तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों को पूरी तरह से कुचल दिया। यहाँ अब मराठा जो सत्ता थी वो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपसे पूछे तो 1817 से 19 के बीच में हुआ। आगे कहता है 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने यहाँ सर्वोच्चता की नीति अपनाई। यहाँ कुछ बफर जोन बनाने का काम भी उन्होंने किया था कि अंग्रेज़ राज सुरक्षित रहे और जो रिंग फेस वगैरह की नीतियाँ थी वहाँ यहाँ से अंग्रेज़ों ने उसकी शुरुआत कर दी थी। अब अंग्रेज़ों के विरोध भी जगह जगह हुए, जैसे कितूर कर्नाटक में महारानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। 1824 में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जेल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके चौकीदार रायन्ना ने संगोली से अपना प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन 1830 में उसे भी फांसी दे दी गई। आगे कहता है कि 1830 का जो दशक था ना, वहाँ अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूस के प्रभाव से काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं रूस का भी आक्रमण इस तरफ से ना हो जाए। इसी के चलते 1839 से 42 तक ये वो टाइम पीरियड है। उस समय अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों ने और वहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। एलन बरो के समय की बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। ये डेट्स और ईयर आप ज़रूर याद रखेंगे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद 2 लड़ाई लड़नी पड़ी जो आंग्ल सिख युद्ध के नाम से विख्यात है। 1849 में पंजाब का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया। जो राजा थे यहाँ दिलीप सिंह, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया पेंशन पर और पंजाब पर अंग्रेज़ों का पूर्ण अधिकार हो गया। आगे चलते हैं। आगे 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, विलय की नीति,
या हड़प की नीति, उसमें उन्होंने जो राज्य हड़पे वे कुछ इस प्रकार से थे। सतारा को सबसे पहले 1848 में अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में लिया। संबलपुर 1850 में, यहाँ क्रांति के जो नेता थे वीर सुरेंद्र साय। उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद, नागपुर 1853, अवध 1856, यहाँ कुप्रशासन के नाम पर या राज्य ठीक से नहीं चल रहा इसलिए। झांसी को 1854 में इसलिए मिलाने की साजिश की गई कि राजा जो हैं वो बिना वंशज की उनकी डेथ हो गई थी और दत्तक पुत्र को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई या राजा नहीं बनाया गया। उसके बाद 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने हथियार उठाए और विद्रोह में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 तक रहे, कंपनी बंगाल, मद्रास, बम्बई में सत्ता हासिल कर चुकी थी। यहाँ मतलब पैर सुदृढ़ हो चुके थे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक। ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, मेन इलाके थे अंग्रेज़ों के, बंगाल, मद्रास और बम्बई। प्रत्येक का शासन एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था और तीनों के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था जो सुप्रीम होता था इनसे। आगे चलते हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था भी स्थापित करवाई गई और 2 अदालतें बना दी गई, एक दीवानी और दूसरी फौजदारी। ये वित्त संबंधी मामलों के लिए और ये जो मुख्य अपराध के क्षेत्र होते थे उनके लिए फौजदारी अदालत बनाई गई। अब ये देख लेते हैं थोड़ा कि ये कैसे कैसे काम करती थी। दीवानी जो अदालत है और फौजदारी जो अदालत है, देखिए दीवानी अदालत को काजी और मुफ्ती के अधीन किया गया और फौजदारी अदालत जो है वो यूरोपीय जिला कलेक्टर के अधीन रखी गई। लेकिन काजी और मुफ्ती भी स्वतंत्र नहीं थे, कलेक्टर की निगरानी में इनको काम करना पड़ता था। चलिए अब आपसे पूछ ले कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो काजी को न्यायाधीश बोला जाता है और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करता है और काजी जो है इसी के आधार पर अपने फैसले सुनाता है। एक और टर्म है कि महाभियोग किसे कहते हैं। इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन मतलब निचला सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। जैसे आजकल हम यहाँ भारत में देखें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो महाभियोग की प्रक्रिया आप जानते भी होंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन यानी कि निचला सदन, किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि दुराचरण का आरोप लगाया जाता है इसमें, तो फिर ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। ये देखिए पहले उस पर मुकदमा चला था जो मैंने पहले बताया। अब 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उसके खिलाफ आरोप लगाए और उसके खिलाफ फिर वहाँ महाभियोग चलाया गया। टोटल ये 7 वर्ष तक महाभियोग चला। एडमंड बर्के उस समय इंग्लैंड के जो संसद वगैरह होती है उसके सदस्य होंगे। आगे है 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब कानून संहिता बनाने की तैयारी अंग्रेज़ों ने यहाँ से कर दी थी। 11 पंडितों को बुलाया गया और भारतीय कानून लिखवाए गए, उनसे उनका संकलन तैयार किया गया। ऐसे ही NV हालहेड ने उस संकलन का इंग्लिश भी अनुवाद कर दिया था। ये जो अनुवाद भारतीय पंडितों ने किया, NV हालहेड ने उसका इंग्लिश वर्जन तैयार किया और 1878 तक मुस्लिम कानूनों की संहिता भी तैयार कर ली गई। अभी तक चल रही थी, थोड़े दिन पहले इसको चेंज वगैरह किया गया है, नहीं तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बहुत से कानून 1860 वाले अभी तक चल रहे थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक नई सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। मतलब जो उनसे भी सर्वोपरि हो,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रखेंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और कलकत्ता में एक अपील की अदालत, जिसमें अपील की जा सके, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। बनारस और अवध से पहले पैदल सैनिक भर्ती किए गए थे। ये जो इलाका है वो जो फौजी लोग हैं या सिपाही लोग हैं उनकी पौधशाला बोला जाते थे। आगे कहता है, जब 1820 का दशक आया और युद्ध की टेक्निक या तकनीक बदल गई थी, अब क्या हुआ, पैदल टुकड़ी घुड़सवारी की अपेक्षा महत्वपूर्ण हो गई थी। इसका कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही तोड़ेदार बंदूक और मैचलोक से लैस होते थे। ये देखिए, जब युद्ध की टेक्निक बदल गई, तो जब मुग़ल भारत में थे तो घुड़सवारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे पैदल टुकड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक बंदूकें आ गई थी और जो अंग्रेज सिपाही थे वो बंदूकों से लैस होते थे और उनको बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर उन सिपाहियों को बंदूक दे दी गई। एक और तरह की बंदूक होती है, मस्केट बोलते हैं उसको। मस्केट क्या होती थी? एक भारी बंदूक थी। एक भारी बंदूक थी मस्केट। और जो एक और बंदूक बताई, मैचलॉक। ये मैचलॉक ऐसी बंदूक होती थी कि जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी देने की ज़रूरत होती थी। मैचलॉक मैच बॉक्स से बना है। यहाँ ये वाली वो बंदूक है जिसमें चिंगारी देने की ज़रूरत पड़ती थी माचिस से, और ये मस्केट भारी बंदूक का नाम है। तो मुग़लों में जब घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा रोल था, और उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो कुछ समय तक भी घुड़सवारी का ही दौर रहा, लेकिन फिर 1820 के दशक में पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि अब वे सिपाही बंदूकों से लैस थे। आगे देखते हैं। जब समुद्र मार्ग से अंग्रेज भारत आते थे तो उनको 6 से 8 महीने का नॉर्मल टाइम लगता था, लेकिन जब से भाप का इंजन बनाया जेम्स वाट ने वहाँ पे, तो ये यात्रा मात्र 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज भारत आने लगे और वह अपने परिवार सहित भारत का दौरा करने लगे। और जब ईसाई मिशनरियों को यहाँ आने की छूट दे दी गई थी तो प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 6 से 8 महीने से यात्रा फिर सिर्फ 3 हफ्ते में ख़त्म हो गई। आगे कहता है कि 1857 की क्रांति जब हुई तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये हुआ, भारत और इसके आसपास के जो देश हैं उसका 63% भूभाग यानी कि थल का क्षेत्र, 63% लैंड का एरिया और 78% आबादी यानी कि पॉपुलेशन पर कंपनी का सीधा शासन, डायरेक्ट जो रूल है वो स्थापित हो गया था। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, क्रिकेट में भी बहुत पॉपुलर कंट्री है। तो डच व्यापारी की क्या खासियत थी, वो जहाँ जाते दास प्रथा शुरू कर देते थे। उन्होंने वहाँ भी दास प्रथा शुरू कर दी, लेकिन 1834 में जब बहुत ज़्यादा विरोध हो गया तो दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ये ईयर भी याद रखेंगे। उस समय केप, आज भी केप टाउन का इलाका वहाँ पे, वहाँ दासों की संख्या जो है वो 36,774 के आसपास थी। और जो कोई विदेशी यात्री वहाँ आता था उसने भी इस बारे में लिखा है। एक ऐसा ही वर्णन यहाँ भी है। देखिए, 1824 में एक केप में आया था एक यात्री, उसने देखा दास व्यापार के बारे में, और नाइजल वार्डन ने द चेन्स दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लावेरी एट द केप इसके बारे में लिखा। तो ये नाम याद रखेंगे आप इसकी पुस्तक का, द चेन्स दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लावेरी एट द केप। केप टाउन के आसपास का इलाका दक्षिणी हिस्सा है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। आगे चलते हैं। एक फ़ोटो और दिखाया गया था एनसीईआरटी में कि 1765 में क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं, और 12 अगस्त 1765 कंपनी को बंगाल की भी दीवानी मिल जाती है। मतलब ये हुआ, मुग़ल बादशाह अब तक जो सर्वोच्च माना जाता था, अब जो दीवानी के अधिकार थे, राजस्व और वित्त के जो अधिकार थे, वो कंपनी को उन्होंने दे दिए थे। बदले में कंपनी ने पैसा दे दिया था। अब यहाँ से उनके आधिपत्य की शुरुआत हो जाती है। ये देखिए, भारत की पोजीशन बता देते हैं।
1765 तक कंपनी ब्रिटेन से सोने व चांदी का आयात करती थी जब उनको व्यापार करना पड़ता था। लेकिन अब बंगाल जैसा धनी प्रांत उनको मिल गया तो बंगाल के पैसे से ही सब खरीदारी करने लगे वो लोग। मैंने आपको पहले भी बताया था सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है, दुनिया भर का सोना चांदी यहीं आकर ज़मीन में समा जाता था और विदेशी यात्रियों ने इसका काफ़ी वर्णन भी किया है। और इसी धन संपदा को जब यूरोप में ये बात पहुंची तो लोग और व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित हुए। भारतवासियों को बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो बाहर से मंगवानी पड़ती थी। 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा और 1 करोड़ लोगों की उसमें डेथ होगी। लगभग 1/3 जो आबादी थी वो अकाल की मौत में या अकाल के मुंह में चली गई। 1793 में कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और राजा और तालुकदार जो लोग हैं उनको जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ एक फिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कर लिया था कि इतना लगान या पैसे का हिस्सा है जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था लगान के रूप में, वो फिक्स कर दिया गया कि इतना तो कंपनी को देना ही देना पड़ेगा, बेशक फसल हो या ना हो। आगे जाके इसके दुष्परिणाम सामने आए, ना अंग्रेजों के लिए भली रही पद्धति, ना जमींदारों के लिए और ना ही किसानों के लिए। 1860 में H.T. कोलब्रुक नाम के एक आदमी ने बंगाल की रैयत मतलब जो किसान लोग होते हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन किया है कि वो किस किस हालत में रहते हैं। आगे देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत जो अभी भी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ के लिए होल्ट मैकेंजी ने राजस्व की एक नई व्यवस्था शुरू की। उसको महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया। महालवाड़ी का मतलब ये हुआ, महाल को बोला जाता है एक गांव या कुछ गांवों को मिलाकर एक इलाका, और उनके साथ फिर ये कर लिया गया कि आप लोग जो वहाँ के मुखिया लोग हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया कि जो लगान है वो लोग इकट्ठा करेंगे। तो ये पूछे आपसे तो बंगाल प्रेसिडेंसी में व्यवस्था लागू की गई महालवाड़ी, और ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है। दक्षिण भारत में एक और पद्धति लागू की गई, ये देखते हैं। इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था बोला जाता है क्योंकि यहाँ जमींदार इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थे, तो उन्होंने सोचा सीधा किसानों से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो की व्यवस्था भी बोलते हैं इसको, उन्होंने इसको विकसित किया। उसका मानना था, मुनरो का ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों को एक पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये निरीह या बेबस लोग होते हैं, ऐसा वो मानता था। 18वीं सदी के अंत तक अफीम और नील पर अंग्रेज़ों ने जोर दिया और किसानों को भी मजबूर किया गया कि वही फसल लगाएं जो अंग्रेज़ चाहते हैं। कौन कौन सी फसलें थी वे? नील की और अफीम की फसल लगाने। तो बंगाल में चावल यानी कि धान, असम में चाय, संयुक्त प्रांत गन्ना, पंजाब में गेहूँ, ये 2 बार आ गया है, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में फिर से चावल उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया। कारण ये था, ये अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदे की चीज़ थी, ज़्यादा मुनाफा दे रही थी उनको, तो किसानों के साथ यहाँ जो शोषण है वो भी ज़्यादा किया गया, यहीं फसलें उगाने के लिए बाध्य किया गया। अब कारण क्या था ये देखते हैं कि यहाँ के व्यापार से आकर्षित होने का क्या कारण था। एक मॉरिस कॉटन छापा है जो कि इंग्लैंड की छाप है, एक कलमकारी छापा, ये दोनों एनसीईआरटी में चित्र दिए गए थे। तो कलमकारी आपसे छापा पूछे तो आंध्र प्रदेश, और मॉरिस कॉटन जैसा कि नाम से भी लग रहा है इंग्लैंड का। वोड का एक पेड़ होता है, शीतोष्ण एरिया का पेड़ है ये, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में पाया जाता है। भारतीय जो नील था उसका किसी जगह पे कोई तोड़ नहीं था। नील बनाने के लिए इस प्रकार के पौधों का यूज करते थे अंग्रेज़ लोग, लेकिन वो रंग जल्दी फेड हो जाता था या खराब हो जाता था। लेकिन भारतीय नील की इसीलिए वहाँ ज़्यादा डिमांड थी कि उत्तम कोटि का होता था वो। और फिर वहाँ के जो स्थानीय उत्पादक लोग हैं उन्होंने नील पर जो प्रतिबंध है वे भी सरकार पर दबाव लेके लगवाए गए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। दूसरे जो इलाके थे जो हमारी तरह गुलाम थे वे देखिए, कैरेबियन द्वीप समूह में सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी थे, ब्राज़ील में पुर्तगालियों का आधिपत्य था, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करवाते थे, और उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती होती थी।
कैरिबियन द्वीप समूह आप वेस्ट इंडीज के आसपास का इलाका है। आगे चलते हैं। ये देखिए, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आपूर्ति जब बंद होगी थी तो 1783 से 1789 के बीच नील का जो उत्पादन है वो आधा रहेगा। वहाँ से आपूर्ति बंद होगी तो फिर भारत के बाज़ार पर ज़्यादा फोकस हुआ। उससे क्या हुआ, भारतीय ब्रिटिश आयात में, ब्रिटिश आयात का मतलब है ब्रिटेन जो चीज़ें बाहर से खरीद रहा है उसमें भारतीय नील का हिस्सा 1788 में जो कि 30% था वो 1810 में 95% के पास पहुंच गया। ये देखिए, दोनों में अंतर देख लीजिए आप। इतने वर्षों में ही भारतीय नील का जो हिस्सा था वो ब्रिटिश आयात में इतना ज़्यादा बढ़ गया था। 18वीं शताब्दी में सेंट डोमिंगो से नील और चीनी उत्पादन ये फ्रांसीसियों द्वारा करवाया जाने लगा था। सेंट डोमिंगो पूछे किसके अधीन था तो फ्रांसीसियों के अधीन था। 1791 में इन बागानों में बगावत होगी, जो गुलाम लोग थे उन्होंने बगावत कर दी। और 1792 में फ्रांस ने भी अपने उपनिवेशों में या जो इलाके उनके कब्जे में थे वहाँ उन्होंने दास प्रथा को बैन कर दिया। बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई चली और फिर एट लास्ट दास प्रथा बंद कर दी गई। अब देखिए, नील के जो खेती करने वाले लोग हैं उनके सामने दोहरी समस्या थी। क्यों? नील के समय ही किसानों के उस समय धान में व्यस्त रहते थे किसान लोग, और 1 बीघा अगर नील की खेती करनी है तो कम से कम 2 हल आपके पास ज़रूरी होने चाहिए थे। जिस समय नील में व्यस्त रहते उसी समय धान में व्यस्तता का दौर था, तो फिर अंग्रेज़ों को ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नील की खेती करवानी पड़ी क्योंकि उनके लिए नील ज़्यादा फ़ायदे का सौदा था। 19वीं सदी के आखिर तक केवल 25% नील की पैदावार वाली कम से कम ज़मीन ही निज खेती के अंतर्गत आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था यानी किसानी व्यवस्था के अंतर्गत थी। 25% जो ज़मीन थी वो निज खेती के अंतर्गत थी, बाकी रैयती सिस्टम के अंतर्गत थी। और जो किसान रैयत कर्ज लेते थे उनको अपनी ज़मीन का कम से कम 25% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था। पहले तो ये बताया कि नील की पैदावार वाली कितनी ज़मीन थी जो निज खेती के अंतर्गत आती थी। फिर ये बताया जब किसान अंग्रेज़ों से ऋण वगैरह लेते थे, लोन वगैरह लेते, तो ये क्या होता था, जो नील की पैदावार वाले जो व्यापारी हैं वो किसानों को मजबूर करते, उनके साथ एक सौदेबाजी करते। लेकिन जो किसान इस चंगुल में फंस जाता था, ज़बरदस्ती भी करवाया जाता था, ऐसा नहीं है कि आपकी मन मर्जी का मामला था। तो जो ये कर्ज ले लेता उसको 25% अपनी ज़मीन पर नील ही उगाना होता था। वो किसान वहाँ एक तरह से अपने आप को बांध लेता था कि अब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। 25% ज़मीन पर नील उसको उगाना ही होगा। और कर्ज ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि नहीं तो फिर अगली फसल नहीं हो पाती थी। 1 बीघा 1/3 एकड़, 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा अंग्रेज़ों ने तय किया था। आजकल इसका पैमाना कुछ फेरबदल हो गया है। वैट्स क्या होता है? वैट्स होता है एक होद। और ये वर्ड कहाँ से आया? ये नील की खेती से ही आया है। नील जब उगाते तो उसको फिर एक होद में डाला जाता था जिसको किण्वन या स्टीपर होद बोलते हैं। गर्म पानी के अंदर नील को रखा जाता और जब वो अपना प्रभाव छोड़ने लगता था तो एक होद में उसको डाल दिया जाता था। कम से कम 3-4 स्टिपर या जिसको कुंड बोलते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी अंग्रेज़ों को। तो पहले एक गर्म पानी का कुंड होता था, उसमें घंटों तक उसको डुबोए रखा जाता। इसको स्टिपर या किण्वन कुंड बोलते थे। और जब उसमें बुलबुले वगैरह आने लगते तो सड़ी गली हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता। जैसे एक कुंड में नील के पौधे जो थे वे डाल दिए जाते थे, पौध में डाल दिए जाते और उनको गर्म पानी में डुबोए रखा जाता था। तो फिर जब सड़ी गली पत्तियाँ अलग हो जाती थी तो इसके नीचे एक और होद बना दिया जाता था जिसमें उस जो द्रव्य था छान कर उस दूसरे होद में पहुंचा दिया जाता था। दूसरे होद में इसमें इस जो नील का जो अवशेष डाला गया है इसको लगातार घुमाने की या एक आदमी की आवश्यकता हर समय पड़ती थी। उस मजदूर को 8 घंटे कम से कम 8 घंटे वहाँ रह के एक चप्पू की तरह की
डंडा दिया जाता उसको, वो उसको उस गोल को घुमाता रहता था। और फिर क्या करते, एक और अगला ओद, उसमें क्या करते, इस पानी को अलग कर लिया जाता और नीचे जो लुगदी बची है वो इस ओद में भेज दी जाती थी। फिर उसको उस लुगदी को सुखा लिया जाता, सुखा के उनके फिर पीस बनाए जाते और फिर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। तो दूसरा ओद बिटर वाट, याद रखेंगे आप। पहला ओद जो जिसमें डुबोया जाता था उसको किण्वन या स्टीपर, और दूसरा जिसमें उसको ये वाला जिसमें उसको एक मजदूर 8 घंटे तक घुमाता रहता था, हिलाता रहता था, उसको बिटर वाट बोलते हैं। दूसरा ओद ये था। और फिर उसको पानी को अलग कर लिया जाता और इसमें एक चीज़ और मिलाई जाती थी, चूने का पानी मिलाया जाता था। तो पहले ये घोल हरे रंग का हो जाता और फिर नीले रंग ले लेता था, ये याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले हरा रंग, उसके बाद नीला रंग, चूने का पानी भी डाला जाता था। अब क्या था, किसान विवश हो गए और उन्होंने 1859 में नील की खेती करने से मना कर दिया और विद्रोह भड़क गया। जगह जगह पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए और जो उनके साथ डील करने वाले लोग थे, नील की खेती वाले, उनको पकड़ पकड़ के पीटा भी गया और उनके घर वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह भी जला दिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की और जो दंगे फैले उसका कारण ये था कि वहाँ का एक मजिस्ट्रेट था एसली एडम्स, उसने एक नोटिस जारी किया था कि रैयतों को अब नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और लोगों में ये खबर फैल गई कि ये जो ऑर्डर है वो महारानी विक्टोरिया ने इंग्लैंड से जारी किया है कि अब नील की खेती उनको नहीं करनी पड़ेगी। जो किसान थे उन्होंने ये मान लिया कि ये ऑर्डर इंग्लैंड की महारानी ने दिया है, और जबकि ये ऑर्डर एक मजिस्ट्रेट ने निकाला था कि रैयतों को नील अनुबंध या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अब किसानों को थोड़ा हौसला मिल गया और उन्होंने बगावत शुरू कर दी। 19वीं सदी के जो आखिर तक है वो कृत्रिम रंग आ गए और फिर नील की जो डिमांड है वो कम होती चली गई। 1917 में चंपारण का जो आंदोलन हुआ वो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ नील किसानों की दुर्दशा पर ही था, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अब सरकार ने एक आयोग बनाया, नील आयोग, और उसके एक अध्यक्ष बनाए गए हैं WS सीटनकर। ये याद रखेंगे इस आदमी का नाम, WS सीटनकर नील आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने किसानों को बुला के पूछा भी, तो किसानों ने साफ मना कर दिया। उनको ये भी पूछा गया यदि आपको 1 रुपया प्रति बंडल दिया जाएगा तो भी क्या आप खेती करना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नील उगाने के बजाय हम भीख मांगना पसंद करेंगे। तो फिर ये आयोग बनाया था, उसके सामने किसानों ने ऐसे बयान दिए और फिर उसके बाद ये असर हुआ कि जो ज़बरदस्ती खेती थी उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी गई। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी था जो बैपिस्ट लबात, ये याद रखेंगे आप, जो बैपिस्ट लबात एक फ्रांसीसी मिशनरी था। कैरिबियाई द्वीप समूह का दौरा किया, वहाँ भी उसने नील के विषय में लिखा, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा था जैसा भारत में था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी उपनिवेश, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया है कि बिरसा मुंडा का। 1895 में बिरसा मुंडा नाम के एक आदमी को छोटा नागपुर के आसपास के जंगलों में घूमते देखा गया। ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के आसपास का इलाका है, छोटा नागपुर बोलते हैं, मुख्यतः झारखंड का इलाका इसमें शामिल है। उसको जंगलों में घूमते देखा गया है। बिरसा को लोग भगवान की तरह पूजते थे, आज भी पूजा जाता है। काफ़ी सम्मानीय शख्स हैं जनजातीय और आदिवासी इलाकों के लिए। मुंडा एक जनजातीय समूह है और बिरसा के समर्थक इलाके के दूसरे आदिवासी, जिसमें संथाल और उरांव दोनों शामिल थे, ये याद रखेंगे आप। उड़ीसा में एक कबीला होता है डोंगरिया कंद कबीला, ये चित्र में इसी पाठ में दिया गया था, तो आपसे स्टेट पूछा जा सकता है, ये याद रखेंगे। अब आदिवासी और जो दूसरा समाज है उसमें क्या अंतर है, देखिए। आदिवासियों के जो सामाजिक मतभेद है वो ज़्यादा गहरे नहीं थे।
इतने भी गहरे नहीं थे जितने दूसरे समाजों में पाए जाते हैं। सामाजिक भेद का मतलब होता है ऊंच नीच का भेद, किसी को छोटा बड़ा मानना। परंतु ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच कोई आर्थिक और सामाजिक विभेद नहीं था। मतलब आर्थिक और सामाजिक विभेद थे, लेकिन उतने गहरे नहीं थे जितने दूसरे समाजों में दिखाई देते हैं। जाति आधारित समाजों में जो दिखाई देते हैं उतने गहरे सामाजिक भेद वहाँ नहीं थे, और आज भी ऐसा ही है। डोंगरिया कोंद कबीले की जो औरतें हैं वे पंडानू, उसकी पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, वो इकट्ठी कर रही हैं और उनसे पत्तल जो है बनाई जाती है जिस पर बैठकर खाना खाया जाता है। ये भी वहीं की कबीले हैं, उड़ीसा के। अब देखिए, उड़ीसा के जो जंगलों में रहने वाले खोंड, ये भी एक जनजाति है। शिकारी और संग्राहक, मतलब इकट्ठा करने वाले, भोजन इकट्ठा करने वाले। टोलियाँ बनाकर शिकार करते, फिर उसको आपस में बांट लेते, और खाना पकाने के लिए साल और महुआ, ये पेड़ होते हैं, इनके बीज का जो तेल है उसका यूज करते थे। मध्य भारत में एक और जनजाति है बैगा। वे दूसरों के लिए काम करना, औरों का मतलब यहाँ दूसरों के लिए काम करना अपने लिए अपमान मानते थे। स्वयं के लिए काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करना अपराध मानते थे या अपमान मानते थे। ऐसे ही पंजाब में पहाड़ों में रहने वाले हैं, वन और गुज्जर समुदाय के लोग हैं। आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस पालते हैं। दूर दूर तक उनको जो चरवाहे होते हैं वो लबाड़िया समुदाय है, वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ऐसे ही कुल्लू के आसपास का इलाका है जिसमें गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, ये गडरिया हैं। और कश्मीर के बकरवाल लोग हैं, वो बकरियां पालते हैं। याद रखेंगे, कुछ इनके व्यवसाय आपको बताए गए हैं। अब एक और पैसेज दिया गया था एनसीईआरटी में, उसमें क्या है, एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे, वेरियर एल्विन। उसने 1930 और 1940 के दशक के मध्य, जो मध्य भारत का इलाका है, मध्य प्रदेश के आसपास का, वहाँ बैगा और खोंड समुदाय के बीच कुछ साल बिताए। 1930 और 40 के बीच में कई साल उन्होंने यहाँ बिताए। तो उन्होंने देखा वहाँ कैसे कैसे लोग काम करते हैं। तो ये कुछ भारतीय महीनों के नाम हैं, जैसे चैत में औरतें क्या करती, जो फसल कटने के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको इकट्ठा करने काटने के लिए जाती। मध्य भारत में सबसे अच्छा शिकारी इनको माना जाता है, बैगा लोगों को। ये बंगाल नहीं है, बैगा लोग, बैगा समुदाय जो आपने ऊपर पढ़ा है वो है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता, ये भी एक महीना है भारतीय कैलेंडर का। जेठ भी, उसमें बुआई की जाती फसल की, और शिकार साथ साथ चलता रहता था। आषाढ़ फिर से एक महीना, आषाढ़ से लेकर भादो तक का जो समय था उसमें जो मेल लोग हैं वो खेतों में काम करते थे। कवार में जो है फली जो है वो आने लगती थी, और कार्तिक में कुटकी में पक जाती थी। अगहन में फसल तैयार हो जाती थी, और पूस में फटकन करके उनको अलग कर लिया जाता था। माघ में पुरुष फिर से नए बेवड़ की तरफ चल पड़ते थे। ये बेवड़ जो वर्ड है वो जैसे गोमंतु खेती के लिए मध्य प्रदेश में यूज होने वाला वर्ड है, याद रखेंगे। एमपी में गोमंतु खेती के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, आप पढ़ते भी होंगे, जो गोमंतु खेती के लिए अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इनके कुछ अलग नाम मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में कुछ अलग नाम मिलेंगे। एल्विन ने अपनी जो पुस्तक लिखी ना, उसका नाम था बैगा और नोट्स ऑन द खोंड्स। इन दोनों जनजातियों के बीच वो रहा था 1930-40 के दशक में, और फिर अपने जो संत स्मरण थे या अपनी जो किताब थी उसमें इसको नोट कर लिया। याद रखेंगे इस आदमी का नाम। बेवड़ जो है एमपी में गोमंतु खेती के लिए उपयोग होने वाला वर्ड है, हम बता चुके हैं इसके बारे में। मुंडा, अभी आपने पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में। तो उन लोगों की जो ज़मीन होती है वो पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती है, व्यक्तिगत उत्तराधिकार नहीं होता वहाँ पे, पूरा कबीला उस संपत्ति का मालिक होता है। अब ब्रिटिश लोगों के साथ इनका जो व्यवहार है या मुठभेड़ है उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसी एक जगह पर टिक कर खेती करने वाले, गोंड और संथाल एक जगह पर टिक कर खेती करने वाले लोग हैं, उसकी बजाय
आदिवासी समूह, घुमंतू और शिकार संग्रह के लोगों के मुकाबले ये लोग ज़्यादा सभ्य दिखाई देते। अंग्रेज़ों को लगता था कि जो जनजातियाँ एक जगह टिक कर खेती कर रही हैं वो सभ्य हैं, जैसे गोंड और संथाल। उसकी बजाय जो घुमंतू हैं, एक दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं, या शिकार और संग्रह जो लोग हैं वो उनको असभ्य मानते थे, इनको उनके मुकाबले ज़्यादा सभ्य मानते थे। ऐसा इसलिए उनका मानना था कि इनको यहाँ एक जगह रह रहे हैं तो कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी, और इनको उपद्रव करने वाला या असभ्य तरीके से वे देखते थे। पूर्वोत्तर के एक निसी आदिवासी होते हैं, ये भी याद रखेंगे, पूर्वोत्तर में मिलते हैं। वहाँ लठ से या लट्ठों से घर बनाया जाता है, उसका एक चित्र दे रखा था। ये पूरा गांव मिलकर इसमें मदद करता है और फिर पुल वगैरह, घर वगैरह तैयार करते हैं ये लोग। गुजरात में भील जनजाति मिलती है, ये भी घुमंतू खेती करती है। आगे चलते, स्लीपर लकड़ी के सतीश तख्ते होते हैं और जिन पर रेल की पटड़ियाँ या पटरियाँ बिछाई जाती हैं। अंग्रेज़ों ने जब रेल चलाई यहाँ पे तो उनको इन तख्तों की, लकड़ी की सख्त ज़रूरत थी और ये उन्होंने यहाँ बिछाने के काम में यूज की। वेरियर एल्विन और सोमरव वाले, ये वही आदमी हैं जो आपने पहले पढ़ा था, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल, ये एक और पुस्तक है इसकी, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल। उसमें उसने उन किसानों का संस्मरण भी लिखे। तो वो लोग कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। वो अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे यहाँ पे, कितना मुश्किल है इस देश में, अंग्रेज़ों के देश में जीवन चलाना। गोदारा औरतें, बुनाई, हजांग औरतें, ये चटाई वगैरह का काम, ये उन्हीं इलाकों की बात है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। आगे क्या हुआ कि 1906 में सोंगराम संगमा असम में, और 1930 में 30 का जो दशक था मध्य प्रांत में वनों के सत्याग्रह हुए। औपनिवेशिक वन कानूनों के विद्रोह थे। ये क्या था, जो अंग्रेज सरकार ने वन कानून बनाए थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इतनी जल्दी उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए 1906 में असम में एक सत्याग्रह हुआ सोंगराम संगमा के नेतृत्व में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में भी एक वन सत्याग्रह औपनिवेशिक कानूनों के विरोध में हुआ। झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास के रहने वाले संथाल लोग रेशम के कीड़े पालते थे और उनको 1000 इन रेशम कर्मियों के बदले व्यापारी 3 से 4 रुपये देते थे। ये देखिए, जो मिडल मैन है वो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं। 1000 कर्मी और 4 रुपये। और बर्दवान एक बड़ा इलाका होता था व्यापार का, वहाँ इसको 5 गुना कीमत पर बेच देते थे। तो जो किसान लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, उनको अपनी जो चीज़ें थी उसकी कीमत इतनी नहीं पता होती थी कि बाज़ार में इसकी क्या कीमत है। उनको उनका शोषण हो रहा है एक प्रकार से। 3 से 4 रुपये देते और बदले में बर्दवान में 5 गुना कीमत पर बेच देते। फिर अंग्रेज़ों ने कुछ कोयला खदानें खोली और 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज, बंगाल के आसपास कोयला खदानों में काम करने वाले जो 50% लोग थे, वे देखिए आदिवासी सस्ते श्रमिक इनको मिल जाते थे। और प्रतिवर्ष, क्योंकि दम घोटू माहौल होता था, 2000 लोगों की यहाँ डेथ भी हो जाती थी। तो आदिवासियों के जीवन के बारे में बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया गया है कि कोयला खदानों में भी 50% आदिवासी खनी की काम करते थे और 2000 लोग वहाँ के माहौल या जो वातावरण है उसके कारण उनकी डेथ हो जाती थी। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया और 1855 में संथालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी। ये बगावत सब जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ भी नहीं हुई। बाहरी जो लोग थे जो उस इलाके में प्रभाव जमा रहे थे या उनकी ज़मीनें छीन रहे थे, उनके खिलाफ भी ये आंदोलन थे। ये देखिए, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 और 1940 में महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह हुआ। बस्तर छत्तीसगढ़ के आसपास
वर्ली महाराष्ट्र में 1940 में। के.एस. सिंह ने बिरसा मुंडा और हिज मूवमेंट के बारे में कुछ लाइनें लिखी है एनसीईआरटी में, मेरे लहूलुहान कंधे। उसमें मुंडा आदिवासियों के गीतों द्वारा उनका दर्द या कष्ट झलकते हैं कि कोल्लू के बैल की तरह उनको रात दिन ज़मींदार लोग परेशान करते हैं और उनकी जो खुशियाँ थी वो छीन ली गई हैं। ये एक पोयम बनाई गई थी। बिरसा मुंडा की जो परवरिश है वो 1870 के दशक में बहुंडा के आसपास के जो जंगल हैं वहाँ उसकी परवरिश की गई थी। और 1895 में अनुयायियों ने, बिरसा के जो अनुयायी थे, उन्होंने अपने पुराने अतीत को, गौरवपूर्ण अतीत का मतलब होता है जो पुराना उनका बेस्ट समय रहा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा जीवित करने के लिए संकल्प लेने को कहा। उन्होंने और लोगों को भी अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में परिचय कराया और उस गौरवपूर्ण जो अतीत था उसको दोबारा से उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की सज़ा दे दी। लास्ट में हैजे के कारण फिर बिरसा मुंडा की 1900 के आसपास मौत हो जाती है। रावण दी को यूरोपीय लोगों के लिए संबोधित किया गया है, उनको तबाह करना ही इस आंदोलन का मकसद था। सफ़ेद झंडा इन्होंने अपने ब्रिटिश राज का प्रतीक बनाया। ये लोग जो बिरसा मुंडा है उसको अपना भगवान मानते हैं। 1900 में उसकी हैजे से मौत हो गई है। अब आगे देखते हैं। कोहेन, क्लार्क और हासवेल, कोहेन, क्लार्क और हासवेल इन्होंने लिखा द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में 1970 में। कोहेन, क्लार्क और हासवेल ने द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में पापुआ न्यू गिनी के जनजातीय गीत का जिक्र किया कि हम लोगों को नकदी की क्या ज़रूरत है। वास्तव में वो लोग ये बता रहे थे कि हम जो पैदावार करते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, तो मेरे को या हमें नकद या कैश की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर अधिग्रहण कर रहे हैं और लेकिन हम जिस तरीके से जी रहे हैं हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने संस्मरणों में, अपने गीतों में बताया और इसको क्रमबद्ध करने का काम कोहेन, क्लार्क और हासवेल ने किया था। और ये थी, इसका नाम था द इकोनॉमी ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर। पापुआ न्यू गिनी एक देश है। 1857 में जो क्रांति हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने अपने पिता की पेंशन उसको देने का आग्रह किया था। कंपनी ने इसको ठुकरा दिया। बाजीराव द्वितीय ने एक पुत्र गोद लिया था, नाना साहिब उसका नाम था। नाना साहिब ने अंग्रेज़ों को ये कहा था कि जो उसके पिता को पेंशन मिल रही है वो उसे दे दी जाए, लेकिन कंपनी ने इसको ठुकरा दिया। तो फिर नाना साहिब, देखिए, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में कुप्रशासन के कारण फिर से इस पर पूरा ही कब्जा कर लिया गया। यहाँ के जो नवाब थे वो जनता में बहुत ही उस समय लोकप्रिय थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर भी कब्जा कर लिया। डलहौजी ने कहा कि रियासत का शासन जो है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए अंग्रेज इसको अपने कंट्रोल में ले रहे। मुग़ल शासकों का नाम सिक्कों से हटा दिया गया। ये कार्य भी अंग्रेज़ों ने यहाँ किया। फिर 1849 में डलहौजी ने एक और ऐलान किया, जब वो इलाकों को हड़प रहा था, कि बहादुर शाह जफ़र की जब डेथ हो जाएगी तो जो उसका परिवार है उसको, जो अभी लाल किले में रह रहा है, उस वहाँ से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसा लिया जाएगा और लाल किले को अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लेंगे। वास्तव में लाल किला जो है मुग़ल राज का प्रतीक था उस समय, वो चाहते थे कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और फिर कहीं और बसाएंगे, ताकि बगावत जो या विद्रोह जो होते हैं वो कम से कम हो सके और जनता अंग्रेज़ों को ही सर्वे सर्वा माने। लाल किले पर आधिपत्य का मतलब ये था कि वहाँ से शासन चलाया जाता था, तो अंग्रेज खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहते थे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने भी एक फैसला सुना दिया कि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वंशजों को केवल राजकुमार कहा जाएगा, राजा नहीं बनाया जाएगा। पहले डलहौजी ने कहा कि उनके परिवार को लाल किले से निकाल कर दिल्ली से
दूसरी इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए, दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और कैनिंग ने कहा कि ये जो मुग़ल बादशाह है वो अंतिम मुग़ल बादशाह है, इसके बाद जो इसके बेटे होंगे उनको केवल राजकुमार के रूप में मान्यता मिलेगी, राजा घोषित नहीं किया जाएगा। अगला कहता है 1824 में कंपनी का समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दे दिया सिपाहियों को। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने धर्म के खिलाफ मानते थे समुद्र पार करना। अब 56 में कंपनी का नया कानून ले आई कि यदि कोई सेना की नौकरी करना चाहता है तो उसको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। यहाँ से 1857 का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें साबित हुई। जो सैनिक थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर फिर हिस्सा लिया। ईसाई जो मिशनरी आते थे 1830 के बाद उनको खुलकर काम करने की और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। मतलब भारतीयों को ये प्रलोभन देते थे ईसाई मिशनरी कि जो एक छूट और भी दी गई थी कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेंगे, अपना धर्म छोड़ देंगे, उनको जो वसीयत में उत्तराधिकार में चीज़ें मिलती हैं वो एज इट इज़ मिलती रहेंगी, जबकि बाकी में ऐसा नहीं किया गया। ये देखिए लिखा भी गया 1850 का नया कानून, यदि कोई ईसाई धर्म अपना लेगा तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब यहाँ वे दिखाना चाहते थे कि ईसाई धर्म भी ले लेते हैं आप तो जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति है उसका अधिकार आपका बना रहेगा, उस पर सरकार अधिकार नहीं करेगी। जब 1857 का संग्राम चल रहा था तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे विष्णु भट्ट गोडसे, वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बातें सुनी और उन बातों में 84 नियमों की सूची का जिक्र किया गया था कि जल्दी आप वापस लौट जाइए, एक बड़ा विद्रोह होने वाला है। जो मुग़ल बादशाह हैं और जो अंग्रेज़ हैं या जो बंगाल के शासक हैं उनकी आपस में जो खींचातानी हो ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे माजा प्रवास नामक किताब में, और उसमें उन्होंने उन 84 नियमों की सूची का भी जिक्र किया जिसका लोग उनको ये कह के वापस जाने के लिए कह रहे थे कि आप जल्दी से वापस लौट जाइए, कुछ बड़ा विद्रोह होने वाला है। 1861 में ये एक और संस्मरण है, सीताराम पांडे, उन्होंने भी अपने संस्मरण लिखे। वास्तव में ये एक अंग्रेज सिपाही थे और ये नॉरगेट इनका ऑफिसर था। तो इन्होंने फिर इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में लिखा था और किताब का नाम था फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। ये नॉरगेट ने अनुवाद करके लिखा इसका, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। बंगाल नेटिव आर्मी में 1812 में सीताराम पांडे भर्ती हुए थे और 1860 में रिटायर हो गए। इसकी कहानी ये थी कि सीताराम पांडे का जो बेटा था वो विद्रोह में शामिल हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया और अंग्रेज़ों ने इसके सामने इसके बेटे को गोली मार दी। तो फिर जब ये रिटायर हो गया तो इसका जो अफसर था नॉरगेट, इसने इसको बोला कि अपने संस्मरणों को लिखो, ये लिखने के लिए प्रेरित किया और फिर नॉरगेट ने इसका इंग्लिश वर्जन में अनुवाद कर दिया। 29 अगस्त को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग न करने के कारण मंगल पांडे ने फिर वहाँ अंग्रेज एडजुटेंट की हत्या कर दी थी, क्योंकि अफवाह ये थी कि उन पर गायों और सूअर की चर्बी लगी हुई है। मेरठ में तैनात सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का अभ्यास करने से मना कर दिया था। 85 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, 10-10 साल की उनको सज़ा दी गई। और ये 9 मई 1857 की बात है। आपको पता भी होगा कि 10 मई को अगले ही दिन फिर क्रांति छिड़ गई थी। ये मुख्य कारण साबित हुआ उसमें। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से सीधे दिल्ली आ गए और जो ब्रिटिश चौकियां थी उन पर धावा बोल दिया। फिर ये बहादुर शाह जफर के पास भी गए हैं। उस समय वो अपने व्रत वगैरह रख रहे थे। उन्होंने सिपाहियों ने सुबह ही 4 बजे के आसपास दिल्ली में दस्तक दे दी और बादशाह को मुलाकात के लिए फिर बुलाया उन्होंने। पहले बहादुर शाह जफर तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी पूरे मन बना के आए थे। फिर बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। मध्य प्रदेश में कांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, उसने भी 4000 सिपाहियों की फौज तैयार की मुकाबला करने के लिए।
6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल था जो अंग्रेज़ों का टाइटलर, उसने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा कि विरोधियों की संख्या जो है, या विद्रोहियों या विरोधियों की संख्या जो उनके खिलाफ लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और वे लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ हो गया है और अब तो जमींदार भी, जो अवध के जमींदार थे, वे भी हमारे खिलाफ हो गए। मतलब टेलीग्राम में वो अपने जो और उसके हायर अफसर थे, कमांडर इन चीफ हैं, उनको ये बता दे रहा है कि यहाँ 1857 में उनकी कंडीशन क्या है। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह की भविष्यवाणी थी कि अंग्रेज़ राज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इनकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई थी और उसके बाद वे लखनऊ वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की अंग्रेज़ राज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बताया जाता है पालकी में चलते थे और लोग भी साथ साथ इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते थे। एक और मुख्य सिपाही है बगत खान, बरेली के सिपाही थे। जब बहादुर शाह जफर ने 10 लोगों की कमेटी बनाई, उसमें सेना और जो सामान्य प्रशासन के लोग शामिल किए, तो उसमें बगत खान एक मुख्य व्यक्ति थे। यहाँ दिल्ली की जो नेतृत्व करता थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर की जो आयु थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादातर नेतृत्व यहाँ बगत खान ने किया, मुख्य व्यक्ति साबित हुए। सलीमगढ़ का किला है दिल्ली में, ये भी याद रखेंगे आप। 3 सितंबर को अंग्रेजी सेनाओं को ज़्यादा हथियार और गोले बारूद पहुंचाए गए। इसी कारण सितंबर में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली हाथ से निकलने का मतलब है भारत का राज हाथ से छिन जाना। ये मैं बता चुका आपको कि 1858 में बहादुर शाह जफर जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया और नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की वहाँ मृत्यु हो गई। ये एक शायर भी थे, लेखक भी थे। मार्च 1858 तक लखनऊ और जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। लखनऊ में अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी क्षति हुई थी और झांसी में लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। फिर ग्वालियर के मैदान में भी लड़ाई हुई है इनकी। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद जो अवंतीबाई लोधी मैंने आपको ऊपर बताया था, 4000 सैनिक थे इनके पास, वो भी शहीद हो गए। दिल्ली में घुसने के लिए जब यहाँ विद्रोहियों का कब्जा हो गया, जो भारतीय सैनिक जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यहाँ एंट्री करने के लिए अंग्रेज़ों ने कश्मीरी गेट बारूद से उड़ा दिया और 1859 के अंत तक पूर्ण नियंत्रण कब्जा कर लिया। कश्मीरी गेट आप जानते ही हैं, यात्रियों के लिए आज भी पॉपुलर है। 1858 में फिर क्रांति जब बंद होगी, तो अंग्रेज़ सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। कंपनी राज था वो ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य को भारत मंत्री बनाया गया और भारत से संबंधित सभी मामले संभालने का जिम्मा उसको दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई, जैसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल थे इस समय कैनिंग, और उसे राजा का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जून 1857 में विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया था। गोले बरसाए थे। हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा गया था, जो कि अवध का चीफ कमिश्नर था। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे बाद में, उनमें भी जो अंग्रेज़ महिलाएं थी उनको बहादुरी से विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। लगभग इसी समय चीन के दक्षिण भाग में भी 1850 में एक विद्रोह हुआ, हांग जिकुआंग के नेतृत्व में। 1860 में ख़त्म हो गया। हजारों मेहनतकश और गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी और इसको ताइपिंग विद्रोह भी कहा जाता है। तो जिस समय यहाँ पर 1857 की क्रांति हो रही थी, चीन में भी एक विद्रोह हुआ था हांग जिकुआंग के नेतृत्व में, और इसको ताइपिंग विद्रोह भी कहते हैं। हांग जिकुआंग ने ईसाई धर्म को अपना लिया और वो बौद्ध कन्फ्यूशियसवाद जो बातें हैं या जो विचार हैं उनके खिलाफ था। अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने, दोनों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए जो चीन का साम्राज्य था उसके बादशाह की मदद की। चल अब खुर्दा में भी एक लड़ाई हुई है, संग्राम हुआ,
जो उड़ीसा के दक्षिण पूर्व भाग में है, ये याद रखेंगे आप। छोटा सा राज्य था। 1817 में यहाँ विद्रोह हुआ। 105 गढ़ थे यहाँ पे, जिनमें 60 बड़े और 1009 छोटे गांव शामिल थे। टोटल गढ़ 105, यहाँ 60 बड़े गांव, 1109 छोटे गांव शामिल। राजा वीर किशोर देव थे, जो कि जगन्नाथ मंदिर का भी संचालन करते थे। 14 गढ़ जातों को मराठों को उनको सौंपना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय थे। उन्होंने अंग्रेजों से सलाह मशवरा किया और 1803 में उड़ीसा पर उनका कब्जा हो गया। अब यहीं उड़ीसा में एक सैनिक वर्ग होता है पाइक, जो पूर्व सैनिक थे राजा के। उनको राजस्व मुक्त जमीन जो मिली हुई थी, उस पर भी अंग्रेजों ने कर लगा दिया। अब खुर्दा का जो विस्थापित राजा था, उसका एक सेनापति था, जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमरवर राय। बक्सी जगबंधु उसका उपनाम था। उसको भी बेदखल कर दिया गया। और कुछ और भी शिकायतें थी वहाँ के लोगों की। वह क्या थी कि स्थानीय ज़मीन कलकत्ता के ज़मींदारों को दे दी गई थी, जो उसके पास ही का इलाका था। खाने की कीमतों में वृद्धि होगी, नमक की आपूर्ति में कमी होगी, चांदी के सिक्के प्रचलित कर दिए गए और इसी नई मुद्रा में भुगतान करने के लिए उनको बाध्य भी किया जा रहा था। ये 3-4 बातें थी। ये देखिए, पूर्व सैनिक वर्ग पूछे तो पाइक बोलते हैं। यहाँ का सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमरवर राय, जिसको बक्सी जगबंधु पॉपुलर नाम है इसका। और जो और शिकायतें थी, एक तो ये कि पाइकों की ज़मीन पर कर लगा दिया, और दूसरी शिकायतें ये थी कि जो स्थानीय ज़मीन थी वो कलकत्ता के ज़मींदारों को दी जा रही थी। खाने पीने की वस्तुओं में कीमतों में वृद्धि होगी, नमक की आपूर्ति कम होगी, चांदी के सिक्के नए प्रचलित कर दिए गए और उनको ये भी कहा गया कि इसी नई मुद्रा में भुगतान दो। तो लोग खिलाफ हो गए। फिर क्या किया उन्होंने, 29 मार्च 1817 को पाइकों ने बानपुर पुलिस चौकी और संस्थानों पर हमला कर दिया गया। 100 लोगों की हत्या कर दी और खजाना लूट दिया गया। खजाना लूटने के बाद एक नारा भी दिया गया कि कोई कर नहीं देगा। यह अभियान शुरू कर दिया गया। उसके बाद 14 अप्रैल 1857 को बक्सी जगबंधु ने 5-10 हज़ार पाइकों की एक सेना ली। उसमें कंद जनजाति के योद्धा भी शामिल हो गए और पुरी, ये छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पे, पुरी उड़ीसा के बहुत ही पॉपुलर जगह है। जगन्नाथ मंदिर भी है यहाँ पे पुरी में। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को भेजा कंट्रोल करने के लिए और मई 1857 तक ये विद्रोह काबू में आ गया। आगे देखते हैं। बक्सी जगबंधु आपने पढ़ा था। मई 1825 तक विद्रोह का नेतृत्व करता रहा। कुजंगना जो राजा था उसके साथ मिल गया। राजा के पुत्र रामचंद्र देव द्वितीय ने उसको पूरी जाने दिया गया। 26,000 अनुदान भी दिया गया और जगन्नाथ मंदिर का दायित्व दोबारा सौंप दिया गया। ये भी एक पॉइंट था वहाँ पे। आगे एक और आदमी जो कृष्ण चंद्र भरमवर राय था, वो भी बक्सी जगबंधु का सहायक आदमी था। अंग्रेजों ने यहाँ थोड़ी दयालु, अनुग्रह और सहनशील होने की नीति अपनाई, जबकि ज़्यादातर जगह अंग्रेज जो है वो दमन की नीति अपनाते थे। तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे आप। मछलीपट्टनम बताया था मैंने, अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। श्रीरंगपट्टनम टिपू सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। ये शहर 19वीं सदी में इनका विशहरीकरण हो गया, मतलब अब ज़्यादा पॉपुलर ये शहर नहीं रहे। विशहरीकरण का मतलब होता है शहर का उल्टा, शहरीकरण का उल्टा विशहरीकरण। और 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो केवल 11% लोग ही शहर में रहते थे। सूरत व्यापारिक चौकी जो अंग्रेजों की मुख्य थी या फैक्ट्री थी, उनकी मेन कारखाना था, उसी को ध्यान में रखकर ही अंग्रेजों ने बम्बई को प्रेसिडेंसी बनाया था। प्रेसिडेंसी आपको याद होगा, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी बताई थी मैंने आपको, बम्बई प्रेसिडेंसी है दूसरी। एक बंगाल में जो कलकत्ता थी वो आप पढ़ ही चुके हैं। 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। पहले एक राजधानी थी कलकत्ता। और रिंग जब यहाँ आया तो ये नई राजधानी बना दी गई। यमुना नदी के लेफ्ट साइड में देखिए 60 वर्ग मील का जो इलाका है, उस छोटे से क्षेत्रफल में भी समय समय पर 14 राजधानियाँ बनाई गई।
इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका हो जाता है यमुना नदी के आसपास का। जो लेफ़्ट साइड का इलाका था 60 वर्ग मील में अलग अलग समय में 14 राजधानियाँ बसाई गई। पुराने समय से ही राजधानी का इलाका रहा है ये। 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो बसाए गए राजधानी शहर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण थे। ये आपको ध्यान हो, दिल्ली सल्तनत के पास की बात है। जो पहली राजधानी थी वो मुग़लों की भी आगरा थी। उसके बाद शाहजहानाबाद में दिल्ली में राजधानी शिफ्ट कर दी उसने। ये देखिए, शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। लाल किले के पश्चिमी ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था शाहजहानाबाद। और चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार ये अभी भी प्रमुख इलाके हैं। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी थी उस समय कि जो शाही यात्राएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग साथ में चलते हैं, साथ में बैलगाड़ियाँ, घोड़े गाड़ियाँ, पालकियाँ चलती हैं, वो भी वहाँ से आसानी से निकल जाती थी। और कुल देश एक, ये एक टर्म याद रखेंगे आप, एक ऐसा रास्ता होता था जो आगे जाकर कहीं बंद हो जाता था। जैसे एक गली होती है और आगे जाकर वो बंद होगी, लॉक होगी, तो इसको कुल दे शेख बोला जाता है। एक और मशहूर शायर हैं मीर तकी मीर, बहुत ही पॉपुलर आदमी हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों के बारे में लिखा कि ये मात्र सड़कें नहीं हैं, किसी चित्रकार के एल्बम के पन्नों की तरह है। मीनार और पूरे गुंबदों वाली भारत की पहली मस्जिद थी जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का जिक्र हो रहा है ये। 1739 में नादिर शाह ने जब यहाँ लूट मचाई, उसके बाद 18वीं सदी के शायर मीर तकी मीर ने लिखा, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। पॉपुलर शायर हैं। पहले तो ये कहा कि दिल्ली की सड़कें किसी चित्रकार की एल्बम की तरह हैं। फिर एक और बात लिखी है कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मतलब वो इलाका अंग्रेज़ों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, तो उस समय मीर तकी मीर ने ये बातें कही थी। 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठे इस समय काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में एक मदरसे के रूप में पहले इसको बनाया गया था और 1824 में नाम दिया गया दिल्ली कॉलेज। 1830 और 57 के बीच का जो टाइम है वो दिल्ली का पुनर्जागरण का काल है। ये कालखंड जो है दिल्ली के पुनर्जागरण का है। 1857 में लगभग 4 महीने तक, मैंने बताया था दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था, तो 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। अब गालिब ने, ये मिर्ज़ा गालिब की बात हो रही है, ये जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे उनके दरबार में भी कुछ समय रहे। उन्होंने लिखा, कभी इस नाम का शहर हुआ तो है। मतलब इतनी ख़राब हालत हो गई थी यहाँ जब दंगे फसाद हुए विद्रोहियों की और क्रांतिकारियों की, जो अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई, तो काफ़ी पैमाने पर विनाश हुआ था। तो उसने कहा, कभी इस नाम का शहर हुआ तो ज़रूर है। जब गुस्साए शेर, ये वर्ड उन्होंने अंग्रेज के लिए यूज़ किया है, इस शहर में दाखिल हुए तो बेसहारों को उन्होंने मार डाला और दिल्ली के लोग 3 दरवाज़ों से भाग खड़े हुए। दिल्ली के 3 दरवाजे बोले जाते हैं प्राचीन समय से ही, उन दरवाज़ों से दिल्ली के लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। एक बात और क्या ख़ास तौर पर बताएगी, अंग्रेज़ों ने मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी। उनका मानना था कि जो मुस्लिम जो शासक हैं उन्होंने क्रांति को भड़काने में मुख्य योगदान दिया। जीनत अल मस्जिद को बेकरी बना दिया गया। और आगे क्या कहा कि 5 साल तक जामा मस्जिद में जो नमाज होती थी वो बंद कर दी गई। याद रखेंगे आप इस बात को कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आके काफ़ी कत्लेआम हुआ था तो उन्होंने मस्जिद वगैरह जो हैं उनको बेकरी बना दिया और 5 साल तक जामा मस्जिद में भी नमाज उन्होंने बंद कर दी। शहर का भी 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। ये जीनत अल मस्जिद है, इसको आप ठीक करेंगे, जीनत अल मस्जिद। इसको बेकरी बना दिया उन्होंने। बेकरी का मतलब होता है जहाँ बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें तब्दील कर दिया अंग्रेज़ों ने।
आगे है कि 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को रेल जब स्थापित करनी थी अंग्रेज़ों को, वह चार दीवारी को बाहर फैलाने हेतु तोड़ दिया। पूरे शहर की जो चार दीवारी बनी हुई थी, शाहजहाँ ने बहुत ही समय और पैसा लगाकर राजधानी का निर्माण कराया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ क्या किया, रेल की स्थापना के लिए और चार दीवारी को तोड़ दिया इसको फैलाने के लिए कि और ज़्यादा दूर तक इसको फैलाया जा सके। दिल्ली का जो कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज मैंने अभी बताया था 1824 में, उसको एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में फिर इसको बंद भी कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ मानते थे कि यहीं से जो शिक्षा दीक्षा मिलती है तो यहाँ से फिर क्रांतिकारी या विद्रोही उनके लिए तैयार हो रहे हैं। अब अंग्रेज़ जो है उत्तर की ओर विकसित विशाल सिविल लाइन इलाके में रहने लगे। वो भारतीयों को कमतर श्रेणी का आंकते थे, तो उस इलाके में अपने निवास स्थान भी नहीं बनाते थे। उन्होंने अपने नए पोश इलाके बनाए अपने लिए दिल्ली में ही। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो 1877 में। और दिल्ली में एक भव्य दरबार भी आयोजित किया गया था उसके सम्मान में। आगे कहा 12 दिसंबर 1911, ये डेट याद रखेंगे आप। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, कोरोनेशन, 1 लाख लोग जमा थे यहाँ पे, और इसी ने यहाँ राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई, याद रखेंगे इस डेट को आप। शहर के दक्षिण में रायसीना हिल्स पर 10 वर्ग मील में एक नई राजधानी का निर्माण किया गया। रायसीना हिल्स आजकल भी सुनते हैं आप, शहर के दक्षिण में है। 10 वर्ग मील में नई दिल्ली का निर्माण, ये जिसमें भारतीय रहते थे वो पुरानी दिल्ली घोषित कर दी गई और नई दिल्ली का निर्माण किया गया अपने प्रशासन के कार्यों के लिए और अंग्रेज़ों के रहने वहने के लिए। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इन स्थानों के जो आर्किटेक्चर का काम था वो किया। नई दिल्ली स्थित सरकारी महल में 2 मील का चौड़ा रास्ता, मील की बजाय बड़े की मात्रा लगाइए आप, 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय तक के महल तक जाने वाला किंग्स वे, वर्तमान में जिसको राजपथ बोलते हैं, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। और ये जो रूप था ये 5वीं सदी ईसा पूर्व का क्लासिकी यूनान का यूरोप था। आप देखेंगे जो ये आपने ऊपर आर्किटेक्ट पढ़े थे ये वाले, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था यूनान का, तो इन्होंने यहाँ भी यूज किया। तो सरकारी परिसर में 2 मील की चौड़ा रास्ता और वायसराय के महल तक जाने वाला किंग्सवे राजपथ, उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। और ये जो चीज़ें ली गई थी वो क्लासिकी यूनान का रूप था। वायसराय का जो पैलेस था, आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम वायसराय रख दिया गया। तो उसका जो रहने का स्थान था उसका केंद्रीय गुंबद सांची स्तूप की बनावट पर आधारित है। सांची का स्तूप आपने देखा होगा, तो वायसराय का पैलेस उसी के आधार पर बनाया गया। लाल बुरबुरा पत्थर, नक्काशीदार जाली की प्रेरणा मुग़ल वास्तुकला से, मतलब मुग़लों ने जो वास्तुकला प्रचलित की थी उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ लिया गया। और नई दिल्ली के निर्माण में तकरीबन 20 साल लगे। वायसराय होर्डिंग ने दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे जो कारण बताया वो ये था कि ये जो बदलाव हम कर रहे हैं वो लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और लोग अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना कर सकेंगे। मतलब ये बताना चाह रहा था वो कि जो हम चेंज कर रहे हैं वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप है और लोग इसकी सराहना भी करेंगे। हर्बर्ट बेकर ने क्या कहा, जो आर्किटेक्ट था, नई दिल्ली नई राजधानी एक अच्छे शासन और एकजुटता का प्रमाण होनी चाहिए, उसका ऐसा विचार था। यह एक पनपती हुई सभ्यता है, पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। हर्बर्ट बेकर के किसी राजधानी के बारे में ये विचार थे। यहाँ उसने बहुत काम किया है। जब विभाजन हुआ तो उसमें 44,000 मकान दिल्ली के खाली हो गए और 2/3 मुसलमान दिल्ली से पलायन कर गए। पहले जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे वो हाथ के कारीगर या काम करने वाले लोग रह रहे थे यहाँ पे, लेकिन जब विभाजन विभीषिका हुई तो 44,000 मकान खाली हो गए। भयंकर मारकाट हुई थी इस इलाके में और 2/3 मुसलमान दिल्ली से पलायन कर गए थे। आबादी में टोटल 5 लाख की वृद्धि होगी और 1951 में कुल
आबादी जो है वो दिल्ली की 8 लाख होगी। लाजपत नगर और तिलक नगर, अभी भी आप नाम सुनते हैं, ये नई शरणार्थियों की बस्तियाँ थी। विभाजन के बाद जो शरणार्थी यहाँ लाए गए थे उनको जहाँ बसाया गया वे शरणार्थी बस्तियाँ लाजपत नगर, तिलक नगर। 19वीं सदी के आखिर में जो शाहजहाँ के टाइम की जो नालियाँ बनाई गई थी वो बंद होगी, लेकिन 19वीं सदी के मिडल तक भी 100 पुरानी हवेलियाँ दिखती थी, मतलब उस समय तक भी वजूद में थी। जैसे 19वीं सदी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थी, वहाँ गाड़ीवान, तंबूवान, डेरवाल, मसालची, तोपची, ये कलर लोग रहते थे। और 1931 की जब जनगणना हुई तो पूरे शहर, पुराना शहर यानी पुरानी दिल्ली की प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे और नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपना निवास स्थान वगैरह या प्रशासन के जो इमारतें थी वो बनवाई। पुराने शहर में ये देखिए प्रति एकड़ 90 लोग रह रहे थे उस समय 1931 की जनगणना में, और नई दिल्ली में केवल 3 लोग थे। भारतीयों को वहाँ इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। पुराने शहर के निवासियों के लिए एक रॉबर्ट क्लार्क नाम के आदमी ने 1888 में लाहौर सुधार गेट योजना, ये योजना तैयार की थी। उसकी सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग करके नई तरह के चौराहा और बाज़ारों की तरफ धकेल दिया जाए, और इस नए स्थान को उसी के नाम के आधार पर क्लार्कगंज नाम दिया गया। लेकिन योजना ने कोई खास मदद नहीं की और जो भीड़ भाड़ थी वो वैसी ही बनी रही, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन फोकस यहाँ था ही नहीं। जो जल आपूर्ति की व्यवस्था थी या नाली से जो निकासी की व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, बहुत ख़राब अवस्था में थी। 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया और अमीर लोगों के लिए, जो रिच पर्सन थे, उनके लिए दरियागंज जैसे इलाके बसाए गए थे। अंग्रेज वास्तुकार बेकर का नाम हर्बर्ट बेकर आप सुन चुके हैं। 1890 के दशक में वो काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गया था। केप टाउन में गवर्नर सेसिल रोड से मिला और यह मुलाकात यूनान और प्राचीन रोम वास्तुशिल्प या वास्तुकला कीजिए आप इसको, वास्तुशिल्प के प्रति उसमें प्रशंसा के भाव आ गए। मतलब वो यूनान से बहुत प्रभावित हुआ। यूनान की जो आर्किटेक्ट थी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। दिल्ली स्थित सचिवालय भवन, प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग की प्रतिकृति दोनों पहाड़ी पर, और वास्तुकार बेकर ही हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग भी उसी की देखरेख में प्रिटोरिया में, ये जगह है अफ्रीका में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग, और भारत में दिल्ली में स्थित सचिवालय भवन, दोनों पहाड़ी पर बनाए गए हैं और दोनों का वास्तुकार ही बेकर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ तक के। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ। एक काम आप और करेंगे यहाँ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर। एक और बात मैं बता देता हूँ, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, तो वहाँ एक पेड़ पाया जाता है पलास का, और उसी का विकृत रूप होते होते ये पलासी बन गया। इसके लाल फूल होते हैं इस पेड़ के, और उनसे गुलाल वगैरह भी बनाया जाता है, तो विकृत होते होते पलासी बन गया फिर। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और कुछ गलतियाँ रही हैं तो क्षमा प्रार्थी हम। अंत में अपनी लिखी कुछ पंक्तियों से इसे ख़त्म करना चाहूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि निरर्थक बैठे रहना या निष्क्रिय बैठे रहना कुछ ऐसा ही है कि वोटिंग वाले दिन आप घर पे आराम फरमाते रहें और पूरे 5 वर्ष फिर सरकार को कोसते रहें। तो मैं इसे समाप्त करता हूँ कि अपनी वफ़ादारी पर इतना न इतराइए जनाब, अपनी वफ़ादारी पर इतना न इतराइए जनाब, ईमान की पतंग बता देगी कि हवा का रुख किस तरफ है। धन्यवाद।